अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है डाइसैकेराइड्स। ओके, तो देखो बच्चों, डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। मींस इनके हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड्स। ओके, ये डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स which are give 2 monosaccharide units upon hydrolysis called disaccharides। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटित होकर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? डाइसैकेराइड्स। ओके, इनके एग्जांपल्स देखो। सुक्रोज, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। माल्टोज में चले जाओ तो इसकी दोनों जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो क्या है? ग्लूकोज। लैक्टोज में चले जाए तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। अब देखो, अब नेक्स्ट टर्म है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो देखो बच्चों, डाइसैकेराइड्स हो या फिर पॉलीसैकेराइड्स, इनमें जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंड रहती हैं, मींस बॉन्डेड रहती हैं। तो इन मोनोसैकेराइड यूनिट्स को बॉन्डेड करने वाला जो केमिकल बॉन्ड है वही क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझे बच्चों कि डाइसैकेराइड्स हो या पॉलीसैकेराइड्स हो, इनमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स को एक दूसरे से ज्वाइंट करने वाला केमिकल बॉन्ड ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो होगा, ये जो बॉन्ड होता है, ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में OH ग्रुप्स के कंडेंसेशन से बनता है। मींस जब 2 OH ग्रुप्स कंडेंस्ड होंगे तो एक H2O मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव होता है और एक प्रकार का ईथर बॉन्ड बन जाता है। यही क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक्चुअली जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ईथर बॉन्ड दिखता है ये एक्चुअल में एक प्रकार का क्या है बच्चों? एसीटैल है, एसीटैल ग्रुप है। क्यों बोल सकते हैं हम एसीटैल? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये एक मोनोसैकेराइड यूनिट के कार्बोनाइल ग्रुप और 2 OH ग्रुप मींस अल्कोहलिक ग्रुप इनके कंडेंसेशन से बना हुआ है। इसमें पहले हेमी एसीटैल बनता है जो एक ही मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप के कारण बनता है, और फिर ये हेमी एसीटाइल ग्रुप दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट के अल्कोहलिक ग्रुप के साथ कंडेंस्ड होता है और फिर बन जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में एक प्रकार का एसीटैल जो ग्रुप है वो रहता है, और हम जानते हैं कि जो एसीटैल ग्रुप है ये बेसिक मीडियम में स्टेबल है, मींस हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। ऐसे में मोनोसैकेराइड यूनिट्स जिनका जो कार्बोनाइल ग्रुप है या हेमी एसीटाइल ग्रुप है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में अगर बॉन्ड यूज हो जाता है तो वो कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूसर या रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता, और ऐसे में ये जो कंपाउंड होंगे या ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट होगी या जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो टॉलेन रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन इनसे कोई रिएक्शन नहीं करते, मींस इनके साथ ये रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करते। ओके, तो यही मैंने लिखा है यहां पर, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द केमिकल बॉन्ड व्हाई विच मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ओके, मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ गए बच्चों कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को एक दूसरे से ज्वाइंट करके रखता है वही है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ OH ग्रुप्स ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। आप देखोगे जब ये बॉन्ड बनता है तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के OH ग्रुप्स जो हैं कंडेंस्ड होंगे। इट इज एसिटाइल ग्रुप बिकॉज indirectly
formed by carbonyl group with 2 OH groups, ठीक है, 2 OH groups, therefore not hydrolyzed in basic medium. Due to this reason such carbonyl group not show reducing nature with Tollens reagent and Fehling solution. तो अगर ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में अगर कार्बोनाइल ग्रुप यूज हो जाता है तो ध्यान रखें उस मोनोसैकेराइड यूनिट का कार्बोनाइल ग्रुप किसी भी प्रकार का रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करेगा, मींस वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगा। जैसे आप देखोगे सुक्रोज है तो इसमें दोनों जो हमारा ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है इनके दोनों के कार्बोनाइल ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में यूज हो जाते हैं। ऐसे में ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है। चाहे आप इसके बाद आप देखोगे कि माल्टोज है या लैक्टोज है उसमें एक जो यूनिट होगी मोनोसैकेराइड यूनिट वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका कार्बोनाइल ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के फॉर्मेशन में आ जाता है। तो समझे बच्चों कि वह रासायनिक बंध जो कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ता है एक दूसरे से उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के OH ग्रुप्स के कंडेंसेशन से बनता है। तो ये एक प्रकार का ईथर बॉन्ड है, इसमें H2O रिमूव होगा। बट अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप है एक्चुअली में एक एसिटाइल ग्रुप है। ये बॉन्ड जो है एक एसिटाइल नेचर का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मोनोसैकेराइड यूनिट का है जो कार्बोनाइल ग्रुप और 2 OH ग्रुप इनके कंडेंसेशन से बनेगा। ओके, और जो एसिटाइल ग्रुप होता है वो बेसिक मीडियम में स्टेबल है और बेसिक मीडियम में यूज होता है टॉलरेंट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। तो ऐसे में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होगा वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा और जो ऐसे कंपाउंड जिनका कार्बोनाइल ग्रुप एसिटाइल में आ जाता है फॉर्म में आ जाता है मींस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में वो इन रिएजेंट के साथ कोई टेस्ट नहीं देते। तो यही लिखा है कि वह रासायनिक बंध जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। यह दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के OH समूहों के सम्मिलन से बनता है। यह एसिटाइल समूह होता है जो कार्बोनाइल समूह तथा 2 OH समूहों के अप्रत्यक्ष रूप के सम्मिलन से बनता है। क्षारीय माध्यम में ये स्थायी है एसिटाइल ग्रुप, इसलिए कार्बोनिल समूह टॉलरेंट अभिकर्म और फेलिंग विलयन के साथ परीक्षण नहीं देता। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, तो इसको नोट कर लो। अब देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में अगर मैं देखूं तो हमें मोनोसैकेराइड यूनिट, डाइसैकेराइड, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड यूनिट के हमें ये देखना होगा कि जब डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं तो उनके कौन से ग्रुप जो है इस तरह से पॉलीसैकेराइड के बॉन्ड फॉर्मेशन में या पॉलीसैकेराइड या कहें कि सॉरी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो देखो अगर आप यहां देखें, एक पहले मैं समझाता हूं कि ये है हमारे पास ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज होता है ये हमारा, ठीक है, इसमें हम यहां H और यहां OH, तो ये जो है ये है अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, यहां पर अगर हम फ्रक्टोज लिया, अगर हम सुक्रोज की बात करें, ठीक है, कि यहां पर अगर आप देखें कि ये है हमारे पास CH2OH H OH H H OH H और ये है OH। ओके, तो यहां पर ये जो ग्रुप है ये क्या है बच्चों, हेमी एसिटाइल ग्रुप। ओके, यहां पर देखो तो ये भी एक क्या है, हेमी एसिटाइल ग्रुप। तो ये जब OH और ये OH इनके बीच में रिएक्शन होगी तो आप देखोगे कि किसी एक का हम OH ले लें तो यहां से OH और यहां का H, इनमें से ये H2O रिमूव हो गया। ओके, अब हमें जो एक कंपाउंड मिला ये ऐसा कि यहां पर O CH2, यहां सॉरी 2 मिनट रुके, यहां होता है CH2 और यहां पर 2 मिनट रुके, यहां है OH और ये है CH2OH, ये है बीटा डी फ्रक्टोज। ये क्या है बच्चों, बीटा डी फ्रक्टोज OH ऊपर, तो यहां से ये रिमूव हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम आ जाए, ये यहां है OH H H OH, यहां पर हो गया आपके पास क्या H CH2OH।
तो ये जो बॉन्ड बन गया, अब आप देख रहे हैं यही क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ गए ना? तो देखो बच्चों, ये जो पहले हेमी एसिटाइल ग्रुप बना था, तो ये हेमी एसिटाइल ग्रुप कैसे बना था ये तो आप जानते हैं, मैंने इसको पहले ही अच्छी तरह से समझाया है कि ये OH ग्रुप था, ठीक है। इसका रिएक्शन ऐसे हुआ कि ये इधर और ये इधर, तो ये क्या बन गया था, हेमी एसिटाइल। फिर दोबारा अल्कोहल ने रिएक्शन की हेमी एसिटाइल से, तो अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एसिटाइल। ये जो है स्टेबल होता है, स्टेबल इन बेसिक मीडियम मींस हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। ऐसे में अगर हम यहां पर Ag2O या CuO इनका यूज करेंगे तो नो, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ये यहां पर जो हम देख रहे हैं कि चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, समझ गए ना आप, कि यहां पर ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ये दोनों यूनिट कैसी हो जाती हैं कि यहां पर नॉन रिड्यूसिंग नेचर, मींस सुक्रोज जो होगा वो कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग नेचर। समझ गए ना? ऐसे ही आपने देखा कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अगर हम मेथाइल ये ले लें, जैसे यहां पर H है O CH3, ओके, OH OHH OHH HCH, ये है मोनो मिथाइल, ठीक है, ग्लूकोसाइड। तो यहां पर भी एक एसिटाइल ग्रुप है, ये क्या है बच्चों, एसिटाइल। तो इसमें भी अगर आप Ag2O डालेंगे तो नो रिड्यूसिंग नेचर। क्यों? क्योंकि ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रखता। अगर ये ब्रेक भी हो जाए तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बनेगा। तो अगर आपसे मोनोमिथाइल ग्लूकोसाइड की बात करें या इस तरह से सुक्रोज की बात करें, तो अगर कहीं पर भी हेमी एसिटाइल ग्रुप जो है वो एसिटाइल ग्रुप में चेंज हो गया तो ध्यान रखें फिर वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो ये कहलाते हैं क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मींस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेसिक मीडियम में क्या नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, इतना सा ध्यान रखना है। मैथिल ग्लूकोसाइड जो होता है, चाहे अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड हो या बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड हो, ये भी रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता। रीजन यही है कि इसमें भी क्या आ गया है, एसिटाइल ग्रुप, जैसे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में एसिटाइल ग्रुप दिखता है। तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मींस इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अल्फा और बीटा मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइंट होते हैं। अल्फा एंड बीटा मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर। इस बंध से अल्फा और बीटा मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ी होती हैं। जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज में देखोगे कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ये यूनिट्स मोनोसैकेराइड यूनिट्स अल्फा और बीटा, मींस अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ये ज्वाइंट है। फिर आते हैं दूसरा सेकंड टाइप है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें केवल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होगा वो केवल अल्फा मोनोसैकेराइड यूनिट्स से के बीच में होगा, मींस अल्फा मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंट। समझ गए बच्चों कि अल्फा मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ी होती हैं। एग्जांपल है माल्टोज, उसमें आप देखोगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स जो है ज्वाइंट है। स्टार्च में चले जाओ, ये भी एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का पॉलीमर है, तो इनमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मींस बीटा मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइंट होंगे। समझ गए बच्चों कि बीटा मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंट, बीटा मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी होती हैं। जैसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी जो है ग्लूकोज, इनसे बनता है लैक्टोज। तो यहां पर बीटा और बीटा यूनिट जुड़ी है तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ऐसे ही सेल्यूलोज में चले जाओगे तो जो सेल्यूलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो इस तरह से आपने देखा ये है टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम यहां पर जो डाइसैकेराइड्स हैं उनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे।
सबसे फर्स्ट हम यहाँ लेंगे सुक्रोज। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो कि मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन और एलिमेंटल एनालिसिस से दिया गया है, और वो है C12H22O11। ओके। दूसरा होता है कि ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज गिव्स अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। मीन्स कि सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिल रहा है और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड है। इस प्रोसेस में जो रिएक्शन मिक्सचर बनता है बच्चों, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी होता है। कैसा होता है? पूरा मिक्सचर यहाँ पर कैसा हो जाता है? लीवो रोटेटरी। जबकि सुक्रोज का जो फ्रेश सॉल्यूशन था वो कैसा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस प्रोसेस में डेक्स्ट्रो से ठीक है लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर बनता है इसे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ओके, तो यही लिखा है। तो समझ गए बच्चों कि इसका जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र वो क्या है? C12H22O11, जो किससे निर्धारित किया गया है? तत्वों के विश्लेषण से और अणुभार निर्धारण से। ठीक है, तो इस ये लिखा है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस gives alpha D plus glucose and beta D minus fructose. Thus, it is disaccharide of glucose and fructose. And product mixture is called invert sugar because ठीक है it is levorotatory, means ये जो मिक्सचर है कौन सा कि मिक्सचर प्रोडक्ट मिक्सचर it is means real product mixture is levorotatory whereas sucrose is the dextrorotatory. This reaction is called inversion of sugar. इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो समझे बच्चों कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइज्ड कर दें तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि सुक्रोज क्या है? जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है लीवोरोटेटरी, जबकि सुक्रोज का फ्रेश सॉल्यूशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या? इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये जो शुगर बनता है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में ये कहलाती है इन्वर्ट शुगर। तो यही मैंने लिखा है कि इसके जन्म घटन से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बनता है, अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड है क्या? सुक्रोज। इसमें उत्पाद मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है, जबकि सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं शर्करा का प्रतिलोमन। यहां से देखें, यह है ग्लूकोज सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 66.5 डिग्री। जब हाइड्रोलाइज्ड हुआ एसिड की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है 52.7 डिग्री, जबकि यहां पर आ जाए फ्रक्टोज का तो -92 डिग्री। तो माइनस जाता है प्लस से, तो पूरा सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाता है? लीवोरोटेटरी। अगर हम यहां पर इन्वर्ट शुगर का स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे 52.5 डिग्री -92/2, क्योंकि दोनों के इक्वमोल्स होते हैं। कुल मिलाकर ये आ गया 19.85 ये है डिग्री। तो ये इस तरह से इसका जो इन्वर्ट शुगर है उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि सुक्रोज जो होता है डज नॉट रिड्यूस्ड फैलिंग सॉल्यूशन, टोलेन रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये इनसे कोई रिएक्शन नहीं करता। मींस ये एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई भी हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री नहीं है। यही लिखा है कि इट इज नॉट रिड्यूस्ड। Ag2O means टोलेन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन मींस नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मींस ठीक है इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ हेमी एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई हेमी एसिटाइल ग्रुप नहीं है। यहां तो समझिए बच्चों कि Ag2O CuO मतलब टोलेन रिएजेंट फैलिंग मीडियम को अपचयित नहीं करता। मींस शर्करा जो है ये सुक्रोज अनअपचायित शर्करा है। स्पष्ट होता है कि इसमें ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है इनमें कोई भी हेमी एसिटाइल ग्रुप नहीं होता। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखो हम इसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा कि सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। तो अभी मैंने आपको ग्लाइकोसाइड की लिंकेज में भी बता दिया
कि अगर हम इसका पहले एक स्ट्रक्चर देखें, हावर्थ स्ट्रक्चर, समझ गए बच्चों, हावर्थ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा ना, ग्लूकोज देखो यहां पर है OH, ओके, OH H, OH H, ये है H, ये है OH, OH H, CH2OH। तो यहां से ये हम जानते हैं कि ये बॉन्डिंग होती है। ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये क्या है बच्चों, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब यहां आ जाओ फ्रक्टोज, HO CH2OH, ओके, यहां से ले ले हम, ये है OH H H OH H, और ये हो गया हमारे पास, ये है बीटा डी माइनस, और ये क्या है बच्चों, फ्रक्टोज। तो यहां पर ये है हेमी एसिटाइल ग्रुप, और यहां पर भी ये है हेमी एसिटाइल ग्रुप। तो जब इसमें ग्लाइकोसाइडिक क्या होगी बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके, तो यहां से ये H और यहां पर ये OH ऐसे रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर O, ये वही, मैं इसको ऐसा लिख दूं CHOH का बोथ थ्राइस, CH ये है ऐसा, CH2OH, और यहां पर आप देख रहे हैं CH2OH, CHOH का होल ट्वाइस, CH, और ये है CH2OH। तो ये बन गया हमारे पास क्या, सुक्रोज। समझ गए बच्चों कि यहां पर ये जो बना है ये क्या है, अल्फा बीटा, मतलब यहां पर यही है क्या बच्चों, अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहां पर ना तो इसका हेमी एसिटाइल फ्री रहेगा ना इसका, मतलब दोनों हेमी एसिटाइल, ठीक है। ये जो है हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप्स यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये लिंकेज बन गई, ये एसिटाइल नेचर की है, इसमें बेसिक मीडियम मींस अगर हम टॉलरेंट या डेल्टाइल सॉल्यूशन यूज करें तो ये रिंग ब्रेक नहीं होगी, और ऐसे में सुक्रोज जो होता है इसका दोनों पार्ट क्या है, नॉन रिड्यूसिंग पार्ट्स, इस तरह से। तो ये तो है इनका हावर्थ स्ट्रक्चर, किसका, सुक्रोज का, जो मैंने आपको पूरा बॉन्डेड करके बताया। अब अगर हम इसके पायरोनोस स्ट्रक्चर में चले जाएं, फ्यूरानोस स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर को, उसके बेस पर भी हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और ज्यादातर स्ट्रक्चर उसी बेस पर दिए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि ये है हमारे पास ग्लूकोज, अभी मैंने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में भी आपसे बताया था, OH OH H OH H OH H H CH2OH, और यहां पर हम ले लें फ्रक्टोज, यहां OH CH2OH H OH OH H H CH2OH, 1 2 3 4, ठीक है, कहां से आ गया, हाँ 2 3 4 5 और ये है 6। तो यहां पर ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो यहां पर C1 और यहां क्या है, C2। तो यहां से आप देखोगे कि O यहां आ गया S, और यहां पर ये है हमारा फ्रक्टोज S, ओके, यहां पर H CH2OH OH H, सॉरी यहां पर है हमारे पास OH H OH H, ओके, OH 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 H CH2OH। तो ये जो है यहां पर हमारे पास क्या था, CH2OH, यही है बच्चों, इसको बोलेंगे C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा बीटा। तो ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, जो कि जिसमें आपने देखा कि ये जो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का C1 कार्बन और फ्रक्टोज का C2 कार्बन बॉन्डेड है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है बच्चों, अल्फा डी ग्लूको पायरिनोस, ओके, और ये है बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस। इस तरह से ये जो बन गया, ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर सुक्रोज का। ये है हमारे पास सुक्रोज। यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम एक शॉर्ट में देखें सुक्रोज के बारे में,
तो सुक्रोज में आपने देखा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड है। यहां तक बात समझ गए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइड की लिंकेज होता है और नॉट सो म्यूटारोटेशन, इसमें कोई म्यूटारोटेशन नहीं होता। समझ गए बच्चों, ध्रुवण घूर्णन नहीं मिलता क्योंकि इसमें कोई हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री नहीं होगा। म्यूटारोटेशन केवल तभी मिलता है जब मोनोसैकेराइड हो या कोई भी सैकेराइड हो, उसमें हेमी एसिटाइल ग्रुप होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। और ये इन्वर्जन ऑफ शुगर शो करता है। जो इन्वर्ट शुगर बनता है वो जो नॉर्मल सुक्रोज है उससे कहीं ज्यादा स्वीट होती है, मीठी होती है। अब हम इस तरह से देखते हैं हीट इफेक्ट, ठीक है, हीट इफेक्ट ऑन शुगर। अगर शुगर के ऊपर हीट का इफेक्ट देखें तो देखो, अगर सुक्रोज ली जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड और स्लोली हीट करें तो मेल्ट होगा ये, फिर इसको ठंडा कर दें तो ये पहले पेल येलो ग्लाइसी मास के फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब कांच जैसा हल्का सा पीला जो है एक मास मिलता है, सॉलिड मिलता है, जिसे बोलते हैं वर्ले शुगर। समझ गए बच्चों कि पहले से पिघलाएं फिर ठंडा कर दें तो हल्का पीला जो है कांच जैसा ग्लासी मास मिलता है, जिसे बोलते हैं वर्ले शुगर। फिर अगर इस वर्ले शुगर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटेड कर दें तो एक ब्राउन अमोर्फस सॉलिड बनता है, जिसे बोलते हैं कैरामेल, ठीक है, कैरामेल। फिर अगर इस कैरामेल को या ब्राउन अमोर्फस सॉलिड को और स्ट्रॉन्ग हीटेड कर दें तो लास्ट में हमें कार्बन ब्लैक मिलेगा या बर्न्ड शुगर कहलाती है, मतलब सब तरह जल जाएगी, काला पाउडर बचेगा। तो ये हीट इफेक्ट दिखता है शुगर। यहां तक बात समझ गए, इसको नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सेकंड डाइसैकेराइड में और ये है माल्टोज C12H22O11। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C12H22O11। ओके, दूसरा होता है कि माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से ओनली अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलते हैं। मींस कि माल्टोज द डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। समझ गए बच्चों कि ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ओनली, thus इट इज द डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसके जल अपघटन से केवल अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं, अर्थात यह है अल्फा डी ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है। इसका हाइड्रोलिसिस किया गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये बनता है। ओके, नेक्स्ट है कि जो माल्टोज है ये रिड्यूस कर देता है टॉलेन रिएजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जिसे बोलते हैं माल्टोवायोनिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, टॉलेन रिएजेंट का क्या होना, रिड्यूस होना, ये इंडिकेट करता है कि माल्टोज में एक हेमी एसिटाइल ग्रुप है और एक ही है। क्यों? क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अगर दोनों हेमी एसिटाइल फ्री होते तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता। तो यही लिखा है कि इट रिड्यूसेस टॉलेन रिएजेंट, फैलिक सॉल्यूशन एंड फॉर्म मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, माल्टोवायोनिक एसिड। It indicates presence of only one hemiacetyl group in, ठीक है, in maltose। समझ गए बच्चों कि माल्टोज में एक ही हेमीएसिटाइल ग्रुप है। यह टॉलेन अभिकर्मक को चेक करता है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। मींस एक ही C आ रहा है और वो केवल एक हेमीएसिटाइल ग्रुप से आता है, तो इसमें केवल एक हेमीएसिटाइल समूह होता है। इट्स सो म्यूटारोटेशन। अब यहां पर भी म्यूटारोटेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ग्लूकोज यूनिट का हेमीएसिटाइल ग्रुप फ्री है, तो उस फ्री ग्रुप के उसके दो ओरिएंटेशन हो जाते हैं। तो माल्टोज भी अल्फा और बीटा फॉर्म में मिलता है। ओके, तो ये हेमीएसिटाइल, तो यही लिखा कि इट्स सो म्यूटारोटेशन मींस माल्टोज हैविंग टू एनोमर्स अल्फा एंड बीटा फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमीएसिटाइल ग्रुप इन वन ग्लूकोज यूनिट। समझ गए बच्चों कि माल्टोज में भी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन मिलता है। मींस ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज के अल्फा और बीटा फॉर्म है, तो एक ग्लूकोज यूनिट का हेमीएसिटाइल ग्रुप फ्री है तो वो अल्फा और बीटा फॉर्म में हो सकता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, दोनों स्ट्रक्चर बता दूं मैं आपको, इसके हैवर्थ स्ट्रक्चर और जो दूसरा स्ट्रक्चर है पायरोस स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप देखोगे कि ये है HOH, CHOH होल थ्राइस CHO और CH2OH। ये क्या है बच्चों? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ओके, ऐसे ही यहां पर हम एक और अल्फा ये वाली यूनिट ले लें, ग्लूकोज की होल थ्राइस CHO,
CH2OH, ये भी क्या है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो यहां से ये इस तरह का रिमूवल होगा और अब हमारे पास जो ये बनेगा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। आप देख रहे हैं कि इसमें केवल और केवल कौन सी यूनिट जुड़ी दिख रही है, अल्फा यूनिट्स। दोनों यूनिट क्या है, अल्फा। तो हम यहां पर ऐसा ले लें इसका, ओके, CHOH, या हम इसको ऐसे ले लें इस तरह से। एक्चुअली ये बॉन्ड ऐसे होगा, यहां पर OH बोथ साइड्स CHO और CH2OH। अब यहां पर देखो आप, क्या ऐसा बॉन्ड माल्टोज में, नो गलत बना दिया मैंने, सॉरी। यहां पर यह जो ग्लूकोज है, यहां पर अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखें, माल्टोज का जो स्ट्रक्चर है इसमें ऐसे मिलेगा H, माल्टोज में यहां आ गया H और ये है OH, ओके, OH H OH H H OH, ओके, और यहां पर है H और यहां से ये हो गया O और ये है CH2OH। तो यहां पर जो ये कौन सा है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। यहां पर दूसरा यूनिट आ जाएगा OH CH, ये हो गया OH, ये है OH H। अब यहां देखो बच्चों, ये है 1 2 3 4 और यहां से ये तो हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहां से ये जो ग्रुप है और ये जो होता है यहां, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है और ये दोनों अल्फा फॉर्म में है ऐसे। तो यहां पर जो यूनिट जुड़ी हुई है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अगर आप देखेंगे तो कहां के बीच में आ रहा है, बोथ राइस, ओके, यहां से आ जाए CH, ये हो गया, सॉरी CH, यहां हो गया O CH2OH। अब यहां से देखो कि यहां पर है CHOH, ओके, एक ग्रुप आपके पास कि HOH CHOH का दो ग्रुप छोड़ दो आप, ठीक है। और यहां जो ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अगर आप देखें तो वो इस तरह से बनी हुई है CH2OH। तो ये है 1 कार्बन, ये कौन सा है 1 1 2 3 और ये है 4। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, यहां पर हम ऐसे ले लें H, तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये C1 C4, बल्कि ऐसे लिखा C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हेमीएसिटल है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल फ्री स्टेट। तो ये हेमीएसिटल है, तो ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये तो हो गया क्या, नॉन रिड्यूसिंग, और ये वाला पार्ट कैसा है, रिड्यूसिंग पार्ट। ये इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग। तो दो माल्टोज में जो दो यूनिट्स हैं ग्लूकोज की, उसमें से एक का हेमीएसिटल और दूसरे यूनिट के C4 का OH, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। इसमें एक ग्लूकोज यूनिट का हेमीएसिटल ग्रुप फ्री होता है। हम इसको अगर पायरोनोस स्ट्रक्चर में देखें तो बहुत ही इजी गोइंग और अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर आपने देखा, या फिर आप इस तरह से समझ लें कि ये है ग्लूकोज, ओके, यहां पर है आपके पास OH H OH H OH H, ठीक है, OH H H CH2OH। तो ये कौन सा कार्बन हो गया बच्चों, C1 प्लस। यहां पर आ जाए दूसरी यूनिट, देखो आप, ये है OH H, तो यहां पर ये है OH OH H OH H H CH2OH। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है ऐसे, समझ गए ना। तो ये C1 है और ये कौन सा है, C4। तो अब आपके पास जो बॉन्डिंग दिख रही है ये है इस तरह से, देखें, ओके। तो ये है हमारे पास, ये जो लिंकेज दिख रही है, ये लिंकेज ही क्या है बच्चों, C1 C4, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहां पर आप देखो कि ये है H और ये है OH, ओके। ये जो ये है, यही क्या है यहां पर, हेमीएसिटल ग्रुप,
तो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग पार्ट। और ये जो पार्ट होगा, समझिए बच्चों, इसके सारे ग्रुप से ऊपर बने हुए हैं नॉन रिड्यूसिंग पार्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा लिंकेज है, तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये ऐसे फ्री हो जाएगा, ओके, ऐसे हो जाएगा HCH2। तो यहाँ पर जैसे ही OH, सॉरी यहाँ पर कौन सा मीडियम आ जाता है, OH का, तो ये फ्री हो जाता है, तो यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर हम इसमें क्या मिला दें, Ag2, तो अब हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो ऐसा होगा, O, ओके, यहाँ पर OH, H, CH2, OH, और यहाँ COOH ऐसे। तो यही है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, माल्टो वायोलिक एसिड, जो कि क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए ना? तो माल्टोज में जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इसमें एक ग्लूकोज यूनिट का हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री है। यही पार्ट फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंट एजेंट को रिड्यूस करता है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। तो ये क्या है बच्चों, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग पार्ट, तो ये है रिड्यूसिंग पार्ट। अपचायक भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक भाग। तो ये है अनअपचायक भाग। इसको अनअपचायक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका हेमी एसिटाइल ग्रुप तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में आ गया, लेकिन ये फ्री है। ये जैसे ही OH का मीडियम होगा ये इस तरह फ्री हो जाएगा, ओके, और फ्री होते ही फिर ये टॉलरेंट एजेंट हो या फैलिंग सॉल्यूशन हो उसे रिड्यूस करेगा और एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये बना रहा है, यही माल्टोबायोनिक एसिड है। तो इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना ही ये इंडिकेट करता है कि माल्टोज में एक ही हेमी एसिटाइल ग्रुप होता है। तो ये स्ट्रक्चर था किसका बच्चों, माल्टोज का। आप पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बना लेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाया नहीं कोई बात, लेकिन मैं बना देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ HCH2OH यही हमारा क्या है, माल्टोज, ओके। तो इसको नोट कर, तो देखो बच्चों, माल्टोज में आपको शॉर्ट में कितना याद रखना है। एक तो यह है डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, जो पहले बता दिया मैंने, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तीसरा शो म्यूटर रोटेशन, क्योंकि इसमें जो हेमी एसिटाइल ग्रुप है ये अल्फा और बीटा फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो ये म्यूटर रोटेशन मिलता है माल्टोज में। 2 अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, इसमें जो है अल्फा और बीटा फॉर्म्स मिलेंगे। कैसे? क्योंकि ये OH लेफ्ट में या राइट में हो सकता है, जैसे राइट में है लेफ्ट में, तो अभी ये अल्फा माल्टोज है, समझ गए। OH ऊपर कर दो तो बीटा माल्टोज हो जाएगा। इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों यूनिट्स जो जुड़ी हुई है बच्चों, आप देख रहे हैं वो कौन सी यूनिट्स हैं, अल्फा ग्लूकोज यूनिट। तो अल्फा D प्लस ग्लूकोज यूनिट है, इनमें जो ये यूनिट है ये क्या है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। तो समझ गए ना? तो इतना सा शॉर्ट में याद रखना है कि इसमें म्यूटर रोटेशन होगा, अल्फा बीटा फॉर्म बन सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे हो सकते हैं, और अल्फा D ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटर रोटेशन लगता है, तो इसको नोट रखना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं, जो थर्ड डाइसैकेराइड है वो है लैक्टोज, इसी को बोलते हैं मिल्क शुगर, ओके। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C12H22O11। दूसरा, जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो एक मिलता है बीटा D प्लस ग्लूकोज और बीटा D प्लस गैलेक्टोज। मींस इसमें दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है वो बीटा फॉर्म में है, और ये तो माल्टोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यहां तक बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट इट रिड्यूसेस फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट, मींस इट, ठीक है, कि 1 CHO या 1 हेमी एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट इन द 1 मोनोसैकेराइड यूनिट इन लैक्टोज। ये रिएक्शन ये बताती है कि किसी न किसी एक मोनोसैकेराइड यूनिट में क्या है, यहाँ पर एक हेमी एसिटाइल ग्रुप है, एंड आल्सो फॉर्म मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट इंडिकेट्स दैट ओनली 1 CHO ग्रुप, या कहें कि ओनली 1 हेमी एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट इन लैक्टोज। तो समझ गए बच्चों कि इट रिड्यूसेस फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट गिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 हेमी एसिटाइल ग्रुप।
नेक्स्ट तो यह है फेनिक्विलियम टॉलरेनामी कार्बन को ऑक्साइड करता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है जिसे बोलते हैं लैक्टोबायोनिक एसिड। और इसमें तो ये रिएक्शन ये बताती है कि इसमें केवल एक हेमी एसिटाइल ग्रुप है, जैसा कि माल्टोज में आपने देखा। इट्स शो म्यूटर रोटेशन, ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी हेमी एसिटाइल ग्रुप आएगा वहां ये प्रॉपर्टी तो होगी। इसके भी अल्फा और बीटा फॉर्म होते हैं। तो यहां से अब हम इसके स्ट्रक्चर से देखते हैं तो आपको कंप्लीट पता चलेगा कि किस तरह से ये बॉन्ड होते हैं। और ये तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो यूनिट मोनोसैकेराइड, एक यूनिट तो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का बीटा फॉर्म और ग्लूकोज का बीटा फॉर्म देखोगे तो क्या डिफरेंस दिखेगा? आप देखोगे कि ये है गैलेक्टोज का बीटा फॉर्म, कौन सा है? ये है बीटा डी, और कौन? गैलेक्टोज प्लस। ठीक है, समझ गए बच्चों? देखो यहाँ, और अगर मैं बीटा ग्लूकोज बनाता हूं, देखो अगर आप ग्लूकोज में जाए, यहां OH, सॉरी यहाँ हम इसका बीटा फॉर्म लेना है, OH H OH H, ये है OH H H CH2, ये है हमारे पास बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देख रहे हैं ये, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? कि यहां पर जो C1 है ये था C1, C2, C3, C4, और यहां देखो C4। तो ये केवल एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रख रहे हैं। तो ये जो है, मैं बता दूं ये कि जो ग्लूकोज है प्लस, ठीक है, गैलेक्टोज है, ये एक दूसरे के क्या है? इपीमर्स। और कौन से इपीमर है? C4 इपीमर। जैसे मैनोज C2 इपीमर है। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होगी बच्चों, यहां से ये और OH ऐसे, तो ये बीटा यूनिट है, ये बीटा यूनिट है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा अब इसका, ये है OH H OH H, यहां पर था ऑक्सीजन, और यहां अगर हम यहां पर देखें तो OH H H, और ये है CH2OH। तो यहां से ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ओके, ये है इसमें कौन सी लिंकेज बोलोगे आप इसे? बताओ। तो हम इसकी जो लिंकेज लेंगे वो कौन सी लिंकेज हो जाएगी? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है बीटा यूनिट है, ये तो ये कहलाएगा C1 C4, ओके, कौन सा? बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ये भी बीटा यूनिट है और ये भी बीटा यूनिट है, तो दोनों बीटा यूनिट्स बॉन्डेड है। ये है, तो यहां पर ये जो पार्ट है बच्चों, देखो इसमें कोई हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री नहीं है। यहां पर ये जो है, ये क्या है? हेमी एसिटाइल ग्रुप। ओके, तो ये है इसका नॉन रिड्यूसिंग पार्ट, जबकि ये क्या है? एक रिड्यूसिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इसमें देखें कि ये किस तरह से फ्री हो सकता है, तो यहां पर आपने देखा कि ये यूनिट जो है हमारी ग्लूकोज यूनिट, यहां से ब्रेक हो जाती है। तो यहां H CH2OH, और यहां OH OH H, और यहां पर रहता है CHO। ये जो है आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा? COOH में। तो यही इसका क्या है? रिड्यूसर पार्ट है। बिल्कुल माल्टोज जैसा ध्यान रखना है। तो ये है C1 C4, क्यों? क्योंकि ये है C1 और ये है C4, तो इसे बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये रिड्यूसिंग पार्ट है, हेमी एसिटाइल ग्रुप। इस हेमी एसिटाइल ग्रुप के ये दो कन्फर्मेशन हो सकते हैं, एक तो ये है H, ओके, तो ये है जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? बीटा फॉर्म, ओके, और अगर वो ऐसे दिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म बन सकते हैं। म्यूटर रोटेशन होगा क्योंकि हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री है। तो ये है लैक्टोज का स्ट्रक्चर, जो कि बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर। देखो बच्चों, मैंने यहां पर H ऐसा बना दिया था, फिर ये H ऐसे होगा, ये तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये वाला H है, और ये H नीचे आएगा, ये ओके, और कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसको नोट कर लें।
अब देखो बच्चों, शॉर्ट में अगर आपको लैक्टोज में याद रखना है तो क्या क्या रखना है, डाइसैकेराइड किसका है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। शोज न्यूट्रलाइजेशन, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो है C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहां पर C1 किसका है, ग्लैक्टोज का, C4 किसका है, ग्लूकोज का, और अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ये होते हैं। ओके, अब हम एक चीज और बता रहे हैं यहां पर, रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ शुगर्स। जो डिफरेंट शुगर्स हैं उनकी रिलेटिव स्वीटनेस क्या है। ओके, शुगर हो गई, रिलेटिव स्वीटनेस। देखो इसमें हम सुक्रोज को लें, सुक्रोज की स्वीटनेस को 100 डिग्री में लें, 100 यूनिट में, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ग्लूकोज है वो है 74, मतलब इससे कम स्वीट है। सुक्रोज से ग्लूकोज की स्वीटनेस कम है, ये है 100, तो ये कितनी है 70, मतलब 25% कम है। इनवर्ट शुगर का 130 है, जो कि इससे भी ज्यादा, सुक्रोज से कहीं ज्यादा स्वीट हुआ। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज, आप इनवर्ट शुगर में देखोगे तो यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस क्या, फ्रक्टोज। तो जब फ्रक्टोज फ्री हो जाता है, और फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा अगर आपसे पूछ ले बच्चों तो वो क्या है, फ्रक्टोज, जो कि आप देख रहे हैं सुक्रोज से लगभग, ठीक है, डबल स्वीटनेस रखती है। ये 100 है तो ये 173। लैक्टोज 16 ओनली, मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखो ये बहुत कम स्वीट होती है, मतलब सबसे लोअर स्वीटनेस जो है वो किसकी है नेचुरल शुगर में, लैक्टोज की, जो कि मिल्क शुगर है। गैलेक्टोज जो है 32 रखता है, ठीक है। माल्टोज 33, मतलब 1/3 स्वीटनेस दिख रही है माल्टोज की, समझ रहे हो। कुछ आर्टिफिशियल शुगर जो यूज होते हैं, जैसे कि सैक्रिन 500 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर, शुगर से 500 टाइम्स ज्यादा स्वीटनेस होती है इसकी। मोनेलिन 200 टाइम्स स्वीट देन, ठीक है, मोर स्वीट देन शुगर। एस्पार्टेन 160 टाइम्स, ठीक है। तो आप देखोगे जब हम वहां पर आएंगे कि जो केमिकल्स हैं उनमें एक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आएंगे, वहां पर हम और आगे इसकी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी स्वीटनेस के बारे में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये दो बहुत ही काम के हैं। एक तो होता है कि फ्रक्टोज नेचुरली सबसे मीठी शुगर है, और सबसे कम जो है नेचुरल वो है लैक्टोज। तो इस तरह से सबसे हाईएस्ट नेचुरल जो है ये, और सबसे ये, तो ये हमारी एक रिलेटिव स्वीटनेस थी। तो यहाँ तक अभी हमारा डाइसैकेराइड पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। हम पॉलीसैकेराइड को अलग से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझें। कहीं छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो आप उसे उतना ही ध्यान ना दें, बस ये देखें कि जो मैंने लिखाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उतना ही आपको सफिशिएंट तैयार रखना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।